नमस्कार साथियों। आज रविवार के दिन एक बार फिर आपके सामने कौशल भैया के विराट स्वरूप और व्यक्तित्व के नीचे कुछ समसामयिक बातों को करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ग्रीष्मावकाश है, अब घर में बैठ के कुछ कॉपियों का मूल्यांकन करना है, कुछ पीएचडी रिपोर्ट्स का मूल्यांकन करके भेजना है, कुछ अधूरे कार्यों को भी पूरा करना है और साथ ही साथ संबंधों का निर्वहन भी करते रहना है। लेकिन आपके साथ वार्ता का क्रम नहीं छोड़ना है, ये मैंने तय किया है। साथियों, आज का विषय है गरीबी और ये आपके सामने, आप सभी के सामने अखबार आया होगा। मेरे पास ये दैनिक जागरण का पृष्ठ है और साथ ही साथ तमाम अखबारों में भी है। आप देखे होंगे दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर बड़ा सा लिखा है कि पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। और यह कोई और नहीं कह रहा है बल्कि विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है कल। और इसमें लिखा है मुख्य बात कि 10.7% से घटकर महज 1.1% रह गई है शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी। और दूसरा पॉइंट है 18.4% से बढ़कर घटकर 2.8 हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी। अत्यधिक, ध्यान शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और अंतर जो ग्रामीण और शहरी का इसमें लिखा है रिपोर्ट में, अखबार के हिसाब से 7.7% से घटकर सिर्फ 1.1% रह गया है। यह अखबार में लिखा हुआ है। लेकिन साथियों, अखबार के इस रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं बल्कि कुछ आर्थिक संकेतक के आधार पर हम आपसे इस पर कुछ बहस करना चाहते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, कुछ विमर्श करेंगे। साथियों, आज आप जानते हैं कि विगत साल जब हम G20 का हमारा अध्यक्षीय काल था तो भारत ने इसी मुद्दे पर पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई थी कि हम गरीबी रेखा से बाहर निकलना है, भारत अब गरीब नहीं रहेगा कुछ वर्षों में। इस पर धाक जमाई थी और हमने विश्वास जमाया था। लेकिन अभी रिपोर्ट जो कल छपा, जिसका हमने अभी वाकया दिया है, इसका विश्लेषण अगर किया जाए साथियों तो कुछ प्रमुख संकेतक और दक्षिण एशियाई देशों के साथ तुलना करें तो इसका कुछ अलग आनंद है। यह तो तय है कि रिपोर्ट विश्व बैंक का है या भारत का रिपोर्ट या कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट आई है उसमें भारत की गरीबी कम करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति को तो उजागर करती ही है और एक सकारात्मक तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। साथियों, रिपोर्ट हमारी नहीं है, वर्ल्ड बैंक की है, ध्यान दीजिएगा। और अगर संकेतक के रूप में अगर हम लोग बात करें एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से, एक आम लोगों को समझाने की दृष्टि से, आम भारतीयों को समझाने की दृष्टि से कि गरीबी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक आर्थिक कल्याण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, गरीबी को मापने और उसको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स या संकेतक का प्रयोग करती है। ये सभी को हम बता देना चाहते हैं कि एक संकेतक है। अब देखिए, संकेतक को हम लोग इकोनॉमिक्स में पीपीपी बोलते हैं, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो क्रय शक्ति समता। और यह इस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी की रेखाएं
जिसको IPLS बोलते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस, और यह देशों के बीच में तुलना करता है साथियों। यानी अत्यधिक गरीबी रेखा क्या होता है, जो जिसके बारे में अखबार में लिखा, अत्यधिक गरीबी रेखा, जिसको कि प्रति डॉलर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रस्तुत किया गया है। जो पुराना दर था, इधर हाल में पुराना 2017 के आधार पर PPP जो था, वो था 2.15 प्रति डॉलर प्रतिदिन। एक प्रतिदिन 2.15 डॉलर जो कमा रहा है, उससे कम वो अत्यधिक गरीब है। अब आप समझ लीजिए, इस समय डॉलर का रुपया से अगर मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि $1 बराबर है 85.79 रुपया। अब समझ लीजिए कि जो पुराना दर था वो 2.15 मतलब लगभग 200 रुपये या 225 रुपये प्रतिदिन पाने वाले गरीब माने जाते थे। लेकिन जो नया संशोधित हुआ जिस पर अभी हम बहस कर रहे हैं, वो है 3। वर्ल्ड बैंक महंगाई के हिसाब से ये दर बदलती रहती है। $3 प्रतिदिन, ये 2021 का PPP है। यह वैश्विक अत्यधिक गरीबी के लिए प्राथमिक संकेतक है। यानी $3 यानी 8 के 24 240 रुपया और 15 रुपया 16 रुपया और जोड़ दीजिए 267-68 रुपया एक दिन पाने वाला, उससे कम पाने वाला अत्यधिक गरीब माना जाएगा। यानी आप समझ लीजिए 270 भी मान लीजिए तो कितना हुआ, करीब 7,000 7,500 रुपया महीना पाने वाला, उससे कम पाने वाला अत्यधिक गरीब है। अब इस दृष्टि से नई संशोधित के हिसाब से यह प्राथमिक संकेतक वर्ल्ड बैंक ने माना है। इसमें निम्न मध्यम आय वाला देश, जिसको LMC कहते हैं, लोअर मिडिल कंट्रीज, उसमें जो गरीबी रेखा है उसमें पुरानी 3.65 प्रतिदिन था और नई संशोधित में वो 4.20, यानी देशों के बीच में भी गरीब देश, निम्न मध्यम आय वाला देश और उच्च मध्यम आय वाला देश। अब उच्च मध्यम आय वाले देश में गरीबी का क्या दर है, 6.85 प्रतिदिन डॉलर, यह उच्च मध्यम आय वाला। यानी भारत को हम लोग अभी भी निम्न मध्यम आय देश से नीचे ही रखते हैं और यह मान के चलते हैं कि $3 डॉलर प्रतिदिन से कम पाने वाले अत्यधिक गरीब माने जाएंगे। और ये पूरी रिपोर्ट इसी आधार पर है साथियों, और इसका आकलन हमको ऐसे करना चाहिए साथियों। जो गरीबी का हेड काउंट अनुपात है, हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, जिसको कि जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में हम लोग बात करते हैं, यह विशिष्ट गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या को दर्शाती है। अब देखिए भारत का प्रदर्शन इसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक कहता है, जो अत्यधिक गरीबी है, जो $3 प्रतिदिन वाला, उसके हिसाब से 2011-12 में हम 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% हो गए हैं, यह वर्ल्ड बैंक कहता है। यानी भारत का प्रदर्शन विगत एक दशक में बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है और हम तेजी से विकास के रास्ते पर और गरीबी उन्मूलन के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का आकलन है, ये भारत का सरकारी आकलन नहीं है, मोदी जी का आकलन नहीं है। इसलिए इस पर आलोचना करने से पहले वर्ल्ड बैंक की आलोचना कीजिएगा, हमारे देश का नहीं। हमने प्रयास किया है, एक अर्थशास्त्रीय दृष्टि से हम इस पर आपको बहस कर रहे हैं। यानी अत्यधिक गरीबी हमारे यहाँ घटी है और 2011-12 में 16.2% से और घटकर जो 2.3% हो गई। अगर हम LMIC यानी लोअर मिडिल कंट्री के हिसाब से भी देखें, जो $4.20 प्रतिदिन है, तो 2011-12 में 57.7% से गिरकर 2022-23 में हम 23.9% हो गए हैं। यानी हम सारे तरफ से आकलन के बारे में बता रहे हैं। अगर हम $4
$4.20 प्रतिदिन हमारे यहाँ कोई पा रहा है, उसके हिसाब से भी गरीबी हमारी जो 57 से 23% हुई है। यानी अत्यधिक गरीबी की दृष्टि से भी भारत ने विश्वसनीयता हासिल की है गरीबी मिटाने में, और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हिसाब से भी विश्वसनीयता हासिल की है। ये दोनों आपको समझना चाहिए इसके पहले कि अब अन्य कोई बातों को मैं समझाऊं। साथियों, गरीबी से बाहर निकाले गए लोग, जो उनकी निरपेक्ष संख्या एब्सोल्यूट नंबर है, वो 2011-12 और 2022-23 के बीच लगभग 269 मिलियन लोग, 269 26 लगभग 27 जो कहता है 27 करोड़ भारतीय अखबार, तो उसका एग्जैक्ट है 269 मिलियन 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी यानी $3 प्रतिदिन रेखा का उपयोग करने वाला मापदंड है, उससे हम बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश में एक दशक में, इस सरकार के एक दशक में 27 करोड़ लगभग लोग, एग्जैक्ट संख्या है 26.9 मिलियन, ये लोग $3 जो अंतर्राष्ट्रीय मानक दर है उससे बाहर निकले हैं गरीबी रेखा से। साथियों, और अत्यधिक गरीबी जो 3 दिन रहने वाली बात थी उससे हम बात कर रहे थे। और दूसरी बात है, अगर हम ग्रामीण और शहरी गरीबी में अंतर की बात करें तो भारत का प्रदर्शन इसमें भी श्रेष्ठ हुआ है, काफी कम हुआ है। दोस्तों, कहा जाता था कि भारत गरीबों का देश है, भारत गांव का देश है, गांव में गरीबी बसती है। लेकिन देखिए कैसे अंतर पाड़ता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ग्रामीण अत्यधिक गरीबी जो $3 है प्रतिदिन, वहां की गरीबी 18.4% से गिरकर 2.8% हो गई है मात्र। अब ये क्यों हुई है आगे बताएंगे। और शहरी 10.7% से 1.1% हो गई है, जिससे अंतर जो है ग्रामीण और शहरी में 7.7 जो पहले अंतर था वो मात्र 1.7% अंक तक कम हो गया है, जो 16% की वार्षिक गिरावट को दर्शाता है। यह भी बहुत उल्लेखनीय बात है अर्थशास्त्रीय दृष्टि से। आम जनमानस के लिए मैं बता रहा हूं कि अब गांव में सरकारी सुविधाओं या सरकारी व्यवस्थाओं की वजह से या निम्न आय में बढ़ोतरी की वजह से या इन्फ्लेशन में कंट्रोल की कोई भी वजह हो, लेकिन गरीबी, शहरी और ग्रामीण गरीबी पट रही है। ये एक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात है। और साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी गिनी गुणांक, जो गिनी ने कहा था उपभोग के आधार पर, यानी उपभोग में असमानता पाई जाती है। जनसंख्या के भीतर उपभोग, जिसको हम आय के साथ भी जोड़ सकते हैं, उसके वितरण को भी हम मापते हैं। यानी एक निचला गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट अधिक समान वितरण को इंगित करता है। जितने ही गिनी कोएफिशिएंट को जितने ही नीचे होगा उतने ही हम समान वितरण उसको अंकित करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आम जनमानस के लिए है कि उपभोग की असमानता को ये मापता है साथियों। और इसमें जो भारत का प्रदर्शन है रिपोर्ट के हिसाब से 2022-23 और जो 2023-24 के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिनी कोएफिशिएंट यानी उपभोग में असमानता, उसमें कमी का संकेत मिला है। यह भी विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है, भारत की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आने वाले विकसित भारत की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट में आपके सामने है। एक और बात इन दिनों चल रही है जो G20 के दौरान खूब चर्चित हुई थी, वो है MPI, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी का सूचकांक। साथियों, यह
मौद्रिक आय जो अभी हम $3 और $4 की बात कर रहे थे प्रतिदिन, यह मौद्रिक आय से परे है। इस पर अन्य प्रभावों की बात की जाती है जो भारत में महत्वपूर्ण है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसको मापने के लिए हम एमपीआई का प्रयोग करते हैं और इसको दुनिया सराहती है। और इसमें अगर देखा जाए भारत का प्रदर्शन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से, तो एमपीआई द्वारा मापी गई भारत की गैर मौद्रिक गरीबी, यानी प्रतिदिन डॉलर नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये गैर मौद्रिक गरीबी 2005-06 में 53.8% से घटकर 2022-23 में 15.5% हो गई है। यह भी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि है। यानी हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही यह एक खाका मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था आम जनमानस के लिए। और अगर इसको अन्य दक्षिणी एशियाओं में, जिसमें पाकिस्तान जैसा देश भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान को भी मान सकते हैं, इसमें अगर अन्य एशियाई देशों की तुलना करें तो गरीबी रेखा पर सभी दक्षिणी एशियाई देशों के लिए यह विशिष्ट और लगातार आंकड़े विश्व बैंक के जो लेटेस्ट डाटा है यह उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। भारत इस पूरे दक्षिणी एशियाई देशों में एक सांख्यिकीय अपवाद, स्टैटिस्टिकल एक्सेप्शन, यानी हम श्रेष्ठ हैं दक्षिण एशियाई में, हम तेजी से बढ़ते हुए विकसित देश हैं, विकसित होते हुए देश हैं, हम गरीबी को तेजी से कम करने वाले देश हैं, हम सार्थक और समर्थ और सक्षम देश बन रहे हैं। और विश्व बैंक ने भारत के उसकी बड़ी पैमाने पर जो व्यापक गरीबी में कमी के कारण विशेष रूप से सकारात्मक दिशा में एक स्टैटिस्टिकल एक्सेप्शन यानी सांख्यिकीय अपवाद के रूप में उजागर किया है अन्य देशों की तुलना में, खास करके दक्षिणी एशियाई देशों में साथियों, जो बताता है कि भारत की प्रगति कई अन्य विकासशील देशों, जिनमें दक्षिण एशियाई के कुछ देश भी शामिल हैं, उस सारे की तुलना में एक असाधारण रूप से मजबूत है। इसीलिए साथियों पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर पड़ी हुई है। पूरी दुनिया हमें डिस्टर्ब करने के बारे में सोचती है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का सहारा लेता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था धूमिल हो। दुनिया हमारे अर्थव्यवस्था पर नजर लगाए हुई है। हम तेजी से विकसित होते हुए देश हैं, ये वर्ल्ड बैंक मानता है, ये दुनिया मानती है, हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दक्षिण एशिया का जो समग्र रुझान है, विश्व बैंक का जो अभी जून 2025 अभी कल परसों में जो उसका लेटेस्ट डाटा रिपोर्ट हुआ है, उसके आधार पर दक्षिण एशिया क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में 2022 और 2025 के बीच अत्यधिक गरीबी में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट भारत में ही अनुभव किया गया है। क्योंकि पूरे दक्षिण एशिया की अत्यधिक गरीबी दर 7.3% थी और भारत तेजी से उसमें सुधार किया है। पूरे क्षेत्रीय प्रगति के बावजूद गरीबी कम करने की गति दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक स्थितियों, शासन और जो झटके होते हैं, जो इकोनॉमिक्स के शॉक्स होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, जैसे वित्तीय चुनौतियां, इसके कारण भी भिन्न हो जाती हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जैसे देश संघर्ष और सहायता निर्भरता के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो गरीबी माप और कमी के प्रयासों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति भी कमोबेश वैसा ही है। बांग्लादेश और भूटान जैसे अन्य देशों ने भी वर्षों से गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन बांग्लादेश की हालत फिर अस्थिर होने जा रहा है, वहां स्थिति खराब हो रही है और पूरे के पूरे स्थानों में वहां मंदी की स्थिति समझ में आ रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने भी हाल में ही, खास करके पाकिस्तान आतंकवाद की वजह से बहुत बड़ी आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्रास्फीति और ऋण संकट
ऋण उनके पास जाता है उसका सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी गरीबी कम करने में काफी दिक्कत का सामना हो रहा है। यही हाल नेपाल का भी है, जो प्राकृतिक आपदाओं और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों की वजह से वो प्रभावित हो रही है। तो पूरे दक्षिण एशियाओं का देश में भारत एक उभरते हुए शक्ति के रूप में दुनिया में के मानचित्र में चमक रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है साथियों। ये हमें और आपको जानना भी है, गौरवान्वित भी होना है, इस पर अपना राय मशवरा भी देना है, और एक अर्थशास्त्री की दृष्टि इस पर हम बहस भी करना चाहते हैं साथियों। अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात करना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसकी भारत की सफलता के कुछ प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। जैसे भारत की विशाल जनसंख्या का अर्थ है छोटे प्रतिशत बिंदु की कमी से भी, अगर थोड़े से भी हम गरीबी में कम करेंगे तो लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे या अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलते हैं, जो समग्र दक्षिण एशियाई और वैश्विक आंकड़ों में महत्वपूर्ण योगदान दे देता है। ये कमी का पैमाना है। हम इतने बड़े जनसंख्या वाले देश हैं कि अगर हम थोड़ा भी सुधार करते हैं तो बड़ी भारी जनसंख्या पर उसका असर पड़ता है। ये भी वजह है कि हम तेजी से हम गरीबी की उन्मूलन कर पाए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरी दुनिया को समझना चाहिए, गवर्नेंस मॉडल के रूप में समझना चाहिए, लक्षित सामाजिक कार्यक्रम, लक्षित टारगेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जो पूरी दुनिया में भारत के इन योजनाओं को सराहना की जा रही है। भारत के व्यापक सरकारी कार्यक्रम, उदाहरण के लिए मुफ्त और रियायती खाद्य हस्तांतरण, जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कोविड काल के दौरान से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। जेएनयू के बहुत सारे प्रोफेसर उस पर हंसी हमसे बात करते थे। उनका कहना था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसे का किया जाए, अन्न मुफ्त देना मूर्खता है। ऐसे कई बहसों को हम लोगों ने झेला है, लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए और भारत के किसानों पर भरोसा करके उन्होंने पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई। वो बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरा, किफायती आवास, जो सस्ता मकान आवास गरीबों को पीएम आवास योजना के नाम से दिया जा रहा है, उससे गरीबों को एक अवस्थापना मिल रहा है, उनके खर्च बच रहे हैं और वो गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। तीसरा, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, जिसको हम पीएम उज्ज्वला योजना कहते हैं। एलपीजी वाला याद कीजिए, कितना बड़ा योजना, वह भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में बहुत ही रामबाण सिद्ध हुए। चौथा, वित्तीय समावेशन, जनधन योजना, जिस पर बहुत हंसी मजाक उड़ाई गई थी, लेकिन वही योजना दुनिया की निगाह में सर्वश्रेष्ठ योजना हुई, जनधन योजना। पांचवा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आयुष्मान भारत, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता, इसलिए पीएमआई में हम जो एमपीआई में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम आगे बढ़े, वो स्वास्थ्य सेवा तक आयुष्मान भारत ने भी महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में भूमिका निभाई। और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी कहते हैं, तुरंत एक क्लिक में प्रधानमंत्री जितना 1 रुपया भेजना है तो गरीबों के खातों में 1 रुपया पहुंच जा रहा है, जो पहले 1 रुपया में 19 पैसा पहुंचता था। यह विश्व बैंक के अन्य स्रोतों द्वारा इस पूरे के पूरे प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में विशेष रूप से उद्धृत किया गया है, जो सराहनीय है। सारे राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की खामियों को छोड़कर अर्थव्यवस्था के इस ऑपरेशन पर बात करनी चाहिए कि विश्व बैंक सराह रहा है हमें, और हम राजनीतिक विरोधी दल करा रहे हैं बेमतलब का। ये सारी बातें एक आत्मसम्मान को जन्म देता है साथियों। और सबसे बड़ी दूसरा एक और कारण था, वो है बेहतर डाटा का संग्रह, डाटा का कलेक्शन।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, जिसको HCES में संशोधित मिश्रित रिकॉल अवधि MMRP हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, उस विधि को अपनाने से अधिक सटीक उपभोग का डाटा हमें प्राप्त हो रहा है, जो मजबूत गरीबी अनुमान के लिए महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड बैंक ने इसको सराहा है। और साथियों, वर्ल्ड बैंक ने एक और बात कही है हमारे लिए कि हमारे लगातार आर्थिक विकास हो रहा है, जबकि वैश्विक आर्थिक बाधाएं मौजूद हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका की स्थिति, टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली जा रही है, पाकिस्तान का आतंकवाद की समस्या को हम झेलना पड़ रहा है, दुनिया के अन्य देशों में क्राइसिस है। इसके बावजूद भारत ने कई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक विकास का पथ बनाए रखा है, जिससे यहां पर अवसर पैदा हुए हैं, आय के अवसर, और आय में वृद्धि हुई है, जिससे उपभोग बढ़ा है और शहरी ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। साथियों, अगर हम पूरा संक्षेप में बात करें तो विश्व बैंक द्वारा विश्लेषण के अनुसार भारत का गरीबी उन्मूलन में जो प्रदर्शन है विगत 10 वर्षों में, वो अनुकरणीय है। खासकर संशोधित उच्च गरीबी रेखाओं को देखते हुए अत्यधिक गरीबी में व्यापक और महत्वपूर्ण गिरावट, ग्रामीण शहरी असमानताओं के संकुचन और उपभोग असमानताओं में कमी के साथ भारत को हम दक्षिण एशिया और विश्व स्तर पर गरीबी उन्मूलन में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह भारत का युग है साथियों, इसको समझिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विश्व बैंक कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब बड़ बोले ट्रंप ने कोई बात कह दी, उस पर इतना आक्रमण विरोधी पक्ष ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर किया, लेकिन आज वर्ल्ड बैंक जब हमारे देश के आर्थिक पक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो विरोधी दल के लोगों को भी बोलना चाहिए कि यह अच्छी बात है, यह राष्ट्र हित की बात है कि भारत में गरीबी कम हो रहा है और भारत इसको लीड कर रहा है दुनिया के गरीबी को कम करने के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यह लक्ष्य भी है। साथियों, जबकि अन्य देश, अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र वो भी प्रगति कर रहे हैं, भारत का पैमाना और उसके लक्षित फोकस या टारगेटेड सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की प्रभावशीलता, उसकी सांख्यिकी अपवाद, एक्सेप्शनल देश के रूप में हम उभर के सामने आए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं। लेकिन साथियों, चलते चलते एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा सा वो आलोचनात्मक हो जाएगा, लेकिन वो जरूरी भी है। भारत के संदर्भ में केवल अच्छी बात को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को भी समझना चाहिए और मंथन करना चाहिए। साथियों, भारत जैसे देश में सदियों से जाति प्रथा है। आप देखिए, इस देश में जाति पर जनगणना की बात शुरू हो गई है और भारत में गरीबी की एक संस्कृति हुआ करती थी, जिसे मान लिया जाता था कि गरीब तो गरीब ही रहेंगे, गांव के लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ये संस्कृति के रूप में बात करनी गई। और जो समावेशिता है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सर्व समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं, इस पर पहल करने की बात हम लोग कहते हैं। इस पर ऑस्कर लुइस एक 1960 के दशक में एक प्रमुख विचारक हुआ करता था, सामाजिक आर्थिक विचारक। उसने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा बताई थी और कहा था कि गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं के मूल्यों, व्यवहारों और अनुकूलन के साथ एक उप संस्कृति है जो पीढ़ियों तक चलती रहती है। ये बड़ी बात कही थी लुइस ने। आज भी देखिए कि हर व्यक्ति दूसरे से तुलना करता है। मेरे पास साइकिल है,
पड़ोसी के पास स्कूटर है तो मैं गरीब हूं। मेरे पास स्कूटर है, पड़ोसी के पास छोटी कार है तो मैं गरीब हूं। मेरे पास छोटी कार है, पड़ोसी के पास बड़ी कार है तो मैं गरीब हूं। मेरे पास बड़ी कार है, पड़ोसी के पास 2 कार है तो मैं गरीब हूं। मेरे पास एक छोटा मकान है 2 कमरे का, पड़ोसी के पास 3 कमरे का है तो मैं गरीब हूं। ये जो व्यवहार है, ये जो संस्कृति है, ये तुलनात्मक रूप से गरीबी की संस्कृति को जन्म देता है। इसलिए बड़े बड़े अमीर भी तुलनात्मक रूप से अपने को गरीब महसूस करते हैं। इससे हमको बचना चाहिए। हमारी संस्कृति गरीबी की नहीं है, हमारी संस्कृति ज्ञान की है। हम कम में भी रह सकते हैं। हम वांटलेसनेस इकोनॉमी के पक्षधर हैं। हम अपने अस्मिता को बचाने के लिए अपने कार्य संस्कृति और व्यवहार को बदल देते हैं। जितना चादर है हम उतने ही पैर फैलाने के पक्षधर हैं। हम कबीर और तुलसी के देश हैं, वेद पुराण के देश हैं। हम मानस के पढ़ने वालों के देश हैं। हम राम के राम राज्य का देश हैं। इसलिए हम तुलनात्मक रूप से अपने को गरीब ना माने, बल्कि समर्थ और सार्थक माने। इसलिए लुईस ने जो 60 में ये बात कही थी, तो इसी पर गरीबी की बात चलने लगी थी साथियों। यह परिप्रेक्ष्य मानता है कि गरीबी में व्यक्ति एक विशिष्ट जीवन शैली विकसित करता है। और उसमें क्या होता है देखिए, जिसमें निराशा, भाग्यवादिता, वर्तमान उन्मुखीकरण और संसाधनों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, जो अनजाने में उनकी स्थिति बनाए रखती है। जैसे आप गरीब तो गरीब ही रहेंगे, भाग्य है मैं कुछ करूंगा नहीं। अभी भी देखिए भिखारी भीख मांगते हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि भैया भाग्य के सहारे है। अभी भी लड़के लड़कियों में अंतर की जाती है। अभी भी हम निराशावादी संस्कृति में जी रहे हैं। बहुत जगहों पर आप देखेंगे यह संस्कृति है गरीबी से। ये इसको भी उबारना हमारा और आपका दायित्व है। और भारतीय संदर्भ में गरीबी की संस्कृति के विचार पर अगर बहस हो तो अक्सर पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए हम इसकी आलोचना करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, चाहे हमारी गाड़ी को चलाता है, चाहे हमारे यहाँ कोई माली है, चाहे हमारे यहाँ कोई काम करता है या खाना बनाता है या बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, हम उसको गरीब नहीं मानते हैं, उसको कर्मठ मानते हैं, उसका साथ देते हैं। उसमें विचारगी और निराशा वाली अगर हम प्रवृत्ति थोपेंगे तो वो गरीब कहलाएगा। इसलिए साथियों, भारत की गरीबी जाति व्यवस्था और सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन पर जुड़ा हुआ है। जाति व्यवस्था, आदिवासी संबद्धता और भेदभाव के अनुरूप, जैसे लिंग और धर्म, उसका ऐतिहासिक जो प्रभाव है वो काफी गहरा है और वही असमानता को जन्म दे रहा है। इसीलिए राजनीति यहाँ पर ज्यादा फल फूल रही है, अर्थव्यवस्था यहाँ कम फल फूल रही है। इसलिए आज भी हम जातिगत जनगणना की बात के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए साथियों। जो हाशिए के समूह में पैदा लोग हैं, उनमें अक्सर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, गरिमापूर्ण रोजगार और भूमि स्वामित्व में प्रणालीगत बाधाओं का अभी भी सामना करना पड़ता है, जिससे वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। और यही लुईस ने जीवन के लिए डिजाइन के विचार के अनुरूप कहा था, जहां सामाजिक संरचना द्वारा अक्सर स्वाभाविक रूप से हम सीमित होते हैं। साथियों, कहा जाता है कि अंतर पीढ़ीगत संरचना है, यानी गरीबी अक्सर अंतर पीढ़ीगत रूप से प्रकट हो। गरीब का बच्चा गरीब ही होगा। इस बात को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी सहभागिता हो। इसलिए गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, गरीब को छत मिल रहा है, गरीब को उज्ज्वला स्कीम मिल रही है, उजाला स्कीम मिल रहा है। गरीब के बच्चे पढ़ के अब IAS PCS बन रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। लेकिन पहले ये माना जाता था कि गरीब अक्सर गरीब ही बने रहेंगे और
गरीब परिवारों में पैदा हुए बच्चों का पोषण, बचपन के शुरुआती विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में कमी हो सकती है, जिससे उनकी भविष्य की कमाई की क्षमता बाधित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इन्हीं संरचनाओं पर अध्ययन किया होगा या अधिकारियों से करवाया होगा कि क्या रूट है, तो रूट कॉज मिला गरीब की संस्कृति, और इस पर उन्होंने काम करके सारी योजनाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के सिद्धांत पर आगे बढ़ाया और उस पर काम किया। दूसरा साथियों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड है। आप देखे होंगे कि अब सभी को इंश्योरेंस स्कीम में लाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के वर्कर्स, जो ओला, जो आपके ब्लिंकिट, जो इस तरह के लोग, गरीब जो लोग सेवाएं देते हैं, उनकी आय कमी होती है, उनको सुरक्षा जाल में लाना। इसलिए भारत के कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में है, जिसमें कम मजदूरी, नौकरी की असुरक्षा और कोई सामाजिक लाभ नहीं होता था। यह वैधता एक अल्पकालिक अस्तित्व की मानसिकता को जन्म दे सकता है, जहां तत्काल आवश्यकताएं दीर्घकालिक योजनाओं पर हावी हो जाती है। और एक विशेषता जिसे कभी कभी हम गरीबी की संस्कृति से जोड़ सकते हैं, इस पर भी प्रधानमंत्री ने अटैक किया। और ये सारे के सारे हम पूर्ववर्ती सरकारों के समय की बात बता रहे हैं। साथियों, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों में अक्सर बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, स्वच्छता, आवश्यक सेवाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, वित्तीय संस्थान, ये उसका अभाव होता था। यह भौगोलिक नुकसान एक लाचारी की भावना पैदा करता था और अवसरों को सीमित करता था, जिससे प्रतिबंधित जीवन शैली, गरीब की शैली प्रस्तुत होती थी। इस पर प्रधानमंत्री ने विगत 10 सालों में अटैक किया। इससे विश्व बैंक रिपोर्ट ने सराहा है। और हम एक गरीबी की संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं, और हमने 27 करोड़ लोगों को अपने समर्थ के बल पर, सबका साथ सबका विकास के बल पर, सबके प्रयास के बल पर हमने ये कर दिखाया। और निश्चित तौर पर हम संकल्पित हैं कि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विकसित भारत बनकर दिखाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों, मैं सारे गरीबों जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनको और मध्यम वर्ग में जाने की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम शून्य पॉवर्टी की ओर बढ़ें और भारत एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़े। यही एक अर्थशास्त्री, यही एक भारतीय और यही एक मानव दर्शन का सिद्धांत है। नमस्कार, धन्यवाद।